चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज। यानी कि शांति से तसल्ली से मेहनत करते रहो, जब आपको सफलता मिल जाएगी तो वही आपके सबसे बड़ा जो आप कहते हैं कि कोई लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपके बारे में नेगेटिव बोलते हैं या कुछ, उन लोगों के लिए सबसे बड़ा जवाब यही आपकी सफलता होगी। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। It has been a tale of contrasting Indian performances in cricket. टेल मतलब कहानी, कॉन्ट्रास्ट मतलब विपरीत। तो बोल रहे हैं कि ये विपरीत इंडियन परफॉर्मेंस की किस चीज़ में, क्रिकेट में, उसकी कहानी है ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स, पिछले कुछ हफ्तों के दौरान में। यानी कि कुछ प्लेयर्स अच्छा खेल रहे होंगे, कुछ बुरा खेल रहे होंगे, कहीं पे हम लोग जीत हासिल कर रहे होंगे, कहीं पे हमें हार मिल रही होगी। तो बड़ी ही विपरीत परिस्थितियों वाली कहानी है, कॉन्ट्रास्टिंग इंडियन परफॉर्मेंसेस की कहानी है। इंडिया होम डोमिनेंस स्पेशली इन टेस्ट, बोल रहे हैं हिंदुस्तान का जो अपने घरेलू मैदान पे डोमिनेंस है मतलब कि दबदबा है, प्रभुत्व है, खास तौर पे टेस्ट में। ग्राउंड टू अ हॉल्ट एट द विजिटिंग न्यूजीलैंडर स्वेप्ट द सीरीज 3-0। बोल रहे हैं ये ग्राउंड टू हॉल्ट मतलब कि ठप हो गया, रुक गया, इसके ऊपर रोक लग गई। हिंदुस्तान जो अभी तक अपने होम मैदान पे, घरेलू मैदान पे एकदम टॉप नॉच प्लेयर बना हुआ था कि हमें कोई हरा नहीं सकता अपने घरेलू मैदान पे, उस उनकी जो सीरीज थी उस पर रोक लग गई जब विजिटिंग मतलब जो हमारे देश में आए मेहमान न्यूजीलैंड के प्लेयर्स थे, उन्होंने पूरी सीरीज 3-0 से जीत ली। ठीक है, however, an entirely different squad under Surya Kumar Yadav donned their blue jerseys, flew to South Africa and won the T20 series 3-0। बोल रहे हैं कि वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल ही अलग स्क्वाड मतलब टीम, ग्रुप, तो बिल्कुल ही अलग दल जो था, किसके नेतृत्व में, सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में, डोंट देयर ब्लू जर्सी यानी कि पहनना, उन्होंने अपनी ब्लू जर्सी पहनी, साउथ अफ्रीका गए और वहां पे T20 की जो सीरीज थी उसको 3-0 से जीत कर आ गए। An inexplicable fragility against spin in tests and a domineering aura in the T20s are evident। बोल रहे हैं कि जो इनएक्सप्लिकेबल मतलब कि जो अस्पष्ट सी फ्रैजिलिटी, कमजोरी हम देख रहे हैं स्पिन के अगेंस्ट में, कहाँ पे, T20 टेस्ट मैचेस में, और जो डोमिनियरिंग मतलब बिल्कुल ही ज़्यादा कंट्रोलिंग, प्रभावशाली जो ऑरा मतलब वातावरण हम T20 में देख रहे हैं वो स्पष्ट है, एविडेंट है, साफ है। while the backstory has its distinct ebb and flow। बोल रहे हैं इसके पीछे की जो कहानी है उसके अलग ही, डिस्टिंक्ट मतलब अलग ही, एब एंड फ्लो मतलब उतार चढ़ाव है। द नेक्स्ट 7 वीक्स शुड ऑफर एन एंटायरली न्यू पर्सपेक्टिव, लेकिन आने वाले जो 7 हफ्ते हैं उनमें बिल्कुल ही अलग एक ओपिनियन, पर्सपेक्टिव हमें दिखना चाहिए। शुड ऑफर मतलब वहाँ पे मिलना चाहिए। बिसाइड्स द अटेंडेंट हाइप as India and Australia clashed in the Border Gavaskar Trophy series with the first test commencing at Perth's massive Optus Stadium on Friday। किसके अंदर दिखना चाहिए, अटेंडेंट्स जो खेलने जा रहे हैं, जो वहाँ पे उनका जो हाइप बना हुआ है उसके अगेंस्ट में दिखना चाहिए, ऑफर होना चाहिए। जैसे क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को लेके क्लैश होने वाला है, मुकाबला होने वाला है, और इसका पहला टेस्ट जो है उसकी शुरुआत पर्थ के मैसिव, बहुत बड़े ऑप्टस स्टेडियम में होगी फ्राइडे को 22 नवंबर 2024 से। with with 5 tests scheduled across ऑस्ट्रेलिया थ्रू द सदर्न समर। अब 5 टेस्ट मैचेस यहाँ पे शेड्यूल किए गए हैं ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग जगहों पे पूरे सदर्न समर में। वन ऑफ क्रिकेट्स ग्रेटेस्ट राइवलरीज विल गेट अ फ्रेश स्टार्ट। तो जो क्रिकेट की एक बहुत बड़ी राइवलरी, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया मतलब बहुत प्रतिद्वंदी रहे हैं अपने एक दूसरे के, और वही वैसा ही हाल इंडिया और पाकिस्तान का रहा है, पाकिस्तान और बांग्लादेश का रहा है। तो कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनका आपस में राइवलरी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो वैसा ही इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है बहुत ही कट्टर प्रतिद्वंदी रहे हैं, इनको एक फ्रेश स्टार्ट मिलेगा, नया मौका मिलेगा।
while the microscopic tale is centered around how this series would evolve. तो जो छोटी तो कहानी इसके ऊपर निर्भर रहेगी कि भाई ये सीरीज कैसे आगे निकल कर आती है, ठीक है, उसके ऊपर केंद्रित रहेगी. द मैक्रोस्कोपिक आउटलुक वुड बी फोकस्ड ऑन द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप. लेकिन जो मैक्रोस्कोपिक यानी कि बड़ा जो इसके ऊपर हमारा आउटलुक होएगा, इस पूरी सीरीज से जो बड़े पैमाने पे हमें आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा कि हम आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में रैंकिंग्स में कैसे अपना सुधार करें, हमारा फोकस उसके ऊपर होगा. इन विच इंडिया करेंटली ट्रेल्स टॉपर ऑस्ट्रेलिया इन द पॉइंट्स परसेंटेज टैली. जिसमें इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया टॉपर है उससे थोड़ा ही पीछे है, ट्रेल मतलब उसके पीछे है पॉइंट्स परसेंटेज टैली में. A berth in the WTC final is no longer an automatic choice. अब WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में एक जगह मिलना ऑटोमेटिक चॉइस नहीं रह गया है कि ऑटोमेटिकली ही आप वहां पे पहुंच जाओगे, ये चॉइस नहीं रह गया है. एंड इफ इंडिया wants to qualify on its own merit, और अगर हिंदुस्तान चाहता है कि उसको उसकी क्षमताओं के एवज में क्वालिफाई करे, तो इट नीड्स टू विन 4 of these 5 टेस्ट. तो उसे इन 5 में से 4 टेस्ट जीतने होंगे, और एल्स अवेट द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ रिजल्ट्स इन्वॉल्विंग अदर टीम्स. या फिर उसको जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाया जाता है बाकी टीम्स के अंदर में भी उसमें इंक्लूड होंगी, उसका इंतजार करना पड़ेगा. अब यहाँ से अगर वो 4 मैचेस जीत जाता है तो श्योर शॉट उनका हो जाएगा कि हाँ वो टॉप लिस्ट में पहुंच जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे. लेकिन अगर नहीं जीत पाते 4 मैचेस तो फिर वो जो एवरेज वगैरह निकालते हैं, कुछ पॉइंट टैली करते हैं, उस तरीके का कुछ सिस्टम निकाला जाएगा, किया जाएगा, उसका वेट करना पड़ेगा जिससे कि पता चले कि कौन क्वालिफाई कर पाया है. Over the last decade, beyond the subcontinent, India has largely shed its poor traveller tag and the 2 Test series triumphs in Australia during the 2018-19 and 2020-21 tours. बोल रहे हैं पिछले एक दशक के अंदर कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट से बाहर की अगर बात करें, सब कॉन्टिनेंट मतलब एशिया महाद्वीप की बात कर रहे हैं, इससे बाहर अगर कभी भी गए हैं तो इंडिया ने लार्जली शेड को गिरा दिया है, उसको खो दिया है. एंड जो 2 टेस्ट सीरीज जीते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2018-19 के दौरान और 20-21 के टूर्स के दौरान में, इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दिस रेजिलियंस. वो इस ही दृढ़ निश्चय का, मजबूती का उदाहरण है. It is this slice of history that adds more bite as Jasprit Bumrah's men step out for their latest cricketing just. तो बोल रहे हैं कि इट इज दिस स्लाइस कि ये जो है हिस्ट्री का हिस्सा जो कि और ज़्यादा ऐड करता है मोर बाइट. मोर बाइट का मतलब हो गया प्रभाव डालना, तो और ज़्यादा प्रभाव डालता है जब जसप्रीत बुमराह की जो टीम है वो बाहर निकलेगी, लेटेस्ट क्रिकेटिंग स्टेप आउट मतलब आगे बढ़ेगी, बाहर निकलेगी, लेटेस्ट क्रिकेटिंग जस्ट यानी कि मुकाबले में उतरेगी. विद रेगुलर स्किपर रोहित शर्मा. रेगुलर स्किपर कौन होता है? कैप्टन होता है. तो जो हमारे और नॉर्मली कैप्टन कौन रहता है? अभी रोहित शर्मा रहता है, तो रेगुलरली हमारे वही रहते हैं, वो अभी वही है. करंटली ऑन द पिटर्निटी ब्रेक. ये क्या है? अभी पिटर्निटी ब्रेक पर है, इनके बेबी डिलीवरी हुआ है वाइफ के, तो उन्हें टीम से ब्रेक लिया हुआ है. मेटर्निटी मतलब माता ने जब ब्रेक लिया होता है, पिटर्निटी मतलब पिता ने जब ब्रेक लिया होता है. सेट टू लीड फ्रॉम द सेकेंड टेस्ट. तो ये सेकेंड टेस्ट से लीड करेंगे, फर्स्ट टेस्ट में ये नहीं खेलेंगे, ठीक है. इंडिया विल गेन एडेड एक्सपीरियंस इन इट्स रैंक. तो हिंदुस्तान में एक नया एक्सपीरियंस जुड़ जाएगा उनकी रैंकिंग में, उनके पद पर. इंजरी कंसर्न्स ओवर शुभमन गिल. इंजरी जो है शुभमन गिल के लिए इंजरी की चिंता जो अभी भी बनी हुई है. द एब्सेंस ऑफ मोहम्मद शमी. मोहम्मद शमी भी टीम में नहीं खेल रहे हैं. वेंडिंग हिज बे बैक फ्रॉम सर्जरी. जो कि अभी सर्जरी से वापस आ रहे हैं, यानी कि उनकी सर्जरी हुई है हाल फिलहाल में और उसमें सुधार देख रहे हैं. मे एड टू द वरी लाइन्स, बट वो हमारी चिंता की जो रेखाएं हैं उनको और ज़्यादा गहरा कर देता है. लेकिन इन 2020-21 टूर, लेकिन 2020-21 के टूर में इंडिया वॉज लिटरली द वॉकिंग वुंडेड. हिंदुस्तान उस समय बुरी तरीके से घायल शेर की तरह था. एंड येट अजिंक्य रहाणे लेड अ सेकेंड स्ट्रिंग यूनिट टू अ रिमार्केबल 2-1 विक्ट्री. फिर भी अजिंक्य रहाणे ने ये दूसरी श्रेणी की, सेकेंड क्लास, सेकेंड स्ट्रिंग मतलब सेकेंड श्रेणी की, द्वितीय श्रेणी की पूरी टीम को
रिमार्केबल 2-1 की जीत दिलाई, यानी कि उस टाइम पे अजिंक्य रहाणे शायद कैप्टन होंगे, तो उनने इस इतनी अच्छी विक्ट्री दिलाई। It is this abiding strength in the Indian ranks that has unsettled the Australians. तो ये जो एक बनी हुई abiding मतलब अभी बरकरार strength है इंडियन रैंक्स के अंदर, इंडियन टीम के अंदर, ये ही है जो ऑस्ट्रेलिया को अनसेटल कर रही है, परेशान कर रही है। एंड पैट क्यूमिन्स एंड हिज मेन आर वेरी ऑफ देयर राइवल्स, और पैट क्यूमिन और जो उनकी टीम है वो वेरी ऑफ मतलब कि सतर्क हैं, अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ सतर्क हैं। डिस्पाइट द लेटेस्ट रिवर्सल अगेंस्ट न्यूजीलैंड, वो भी तब, हालांकि अभी लेटेस्टली इंडिया ने बुरा प्रदर्शन किया है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में, बट स्टिल वो लोग इसको ये नहीं सोच रहे कि अभी यहाँ पे इन सब का प्रदर्शन खराब हो गया तो आगे भी खराब ही हो गया। ऑब्वियस सी बात है, एक जगह पे खराब हुआ दैट डजंट मीन कि सारे उनके मैचेस खराब ही होंगे, राइट? तो वो भी ये नहीं सोच के चल रहे। A lot will hinge on superhead Bumrah's spells and the ability of the batters to string vital partnership. तो एक बहुत बड़ा जो दारोमदार रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा? स्पीयर हेड बुमराह। स्पीयर हेड बुमराह मतलब जो लीड कर रहे होंगे बुमराह, उनके स्पेल्स के ऊपर। बुमराह बॉलर है तो उनकी जो बॉलिंग रहेगी जितनी ड्यूरेशन की उसके ऊपर रहेगा बहुत बड़ा दारोमदार। एंड द एबिलिटी ऑफ द बैटर्स, और बैटर्स की जो क्षमता रहेगी टू स्ट्रिंग वाइटल पार्टनरशिप, की मजबूत पार्टनरशिप, दारोमदार वहाँ पे जो दो लोगों के बीच में जुगलबंदी होती है। क्योंकि जब भी आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो अगर सपोज करो कि एक एंड पे कोई अच्छा खेल रहा है लेकिन दूसरे एंड पे उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होगा तो बैट्समैन सारे आउट हो जाएंगे, राइट? तो वो पार्टनरशिप उनको जरूर चाहिए होती है, और स्टार्टिंग की अच्छी एक पार्टनरशिप निकल जाए तो फिर आगे का मैच काफी ईजी हो जाता है खेलना, ठीक है? तो बोल रहे हैं कि वहां पे उनको एक अच्छी पार्टनरशिप, इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप की जरूरत होगी। बोथ विराट कोहली एंड रोहित शर्मा आर सफरिंग अ लो पैच इन टेस्ट, तो विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही एक खराब स्पेल देख रहे हैं टेस्ट में, उनका टेस्ट में भी प्रदर्शन हाल का ठीक नहीं रहा है। एंड इफ दीज सीनियर्स कैन टर्न इट अराउंड, और अगर ये सीनियर्स जो हैं ये टर्न इट अराउंड कर दें, यानी कि बाजी पलट दे, इंडिया विल बी बेटर सर्व, तो हिंदुस्तान की अच्छी एक वहां पे साख हो जाएगी, हिंदुस्तान का अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा। एन इंटरेस्टिंग सीरीज इज ऑन द कार्ड्स एंड परहैप्स न्यू हीरोज विल अराइज, तो अब एक इंटरेस्टिंग सीरीज यहाँ पे ऑन द कार्ड्स मतलब उसकी संभावना है, और शायद हमें यहाँ पे नए हीरोज देखने मिल जाएंगे। तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में हाल में ख़त्म हुई टेस्ट सीरीज में खराब प्रदर्शन के बाद में हिंदुस्तान का अब ऑस्ट्रेलिया टूर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। 22 नवंबर से मैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। उसके अंदर हिंदुस्तान का प्रदर्शन से क्या उम्मीदें रखी जा रही हैं, इसका क्या परफॉर्मेंस का प्रभाव पड़ेगा हमारी वर्ल्ड टेस्ट रैंकिंग के ऊपर, ये सब चीज़ें यहाँ पे बताएगी। Which key factor makes the upcoming Border Gavaskar Trophy significant in larger context of cricket? तो बड़े पैमाने पे, बड़े दायरे में अगर हम देखें तो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इससे हमारी आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप, टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग जो है वो निर्धारित होगी। द राइवलरी बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट राइवलरी नहीं है, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ में वो गेम खेलते हैं। लेकिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए हम ये चीज़ नहीं कह सकते, या फिर इंडिया और पाकिस्तान के लिए हम ये चीज़ नहीं कह सकते। वहाँ पे पर्सनल जो रंजिश है, इन देशों की जो हिस्ट्री रही है, पर्सनल रंजिश रही है, वो भी सामने आती है, ठीक है? द रैंकिंग्स इन द आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप, क्योंकि इससे हमारी आईसीसी वर्ल्ड रैंकिंग चैंपियनशिप जो है, टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग, वो भी प्रभावित होगी। तो ये सेकंड पॉइंट करेक्ट है। द अनप्रडिक्टेबिलिटी ऑफ वेदर कंडीशंस इन ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ की अनप्रडिक्टेबिलिटी का, वेदर कंडीशंस की अनप्रडिक्टेबिलिटी का हिंदुस्तान के लिए क्या महत्व है, इस ट्रॉफी का क्या महत्व है? कुछ नहीं ना, वहाँ पे अनप्रडिक्टेबल रही, मैच रद्द हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन हमारे को फर्क किससे पड़ रहा है? हमें फर्क पड़ रहा है कि हमारी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग प्रभावित होगी। The possibility of new players being introduced in Indian team, नए प्लेयर्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, इसकी संभावना ये होगा भी, कोई एक दो प्लेयर्स हो सकते हैं नए भी डाले जाएं, पुराने भी रहेंगे, इसकी संभावना के यहाँ पे चर्चा नहीं की गई है। लेकिन नया कोई स्टार उभर कर आ सकता है, या कोई स्टार प्लेयर हमें मिल सकता है, वो भी तब जब ये सीनियर्स रिटायरमेंट की कगार पर है या फिर अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, उस टाइम पे नया स्टार प्लेयर हमें मिल सकता है। बट
यहाँ पे हम उसकी बात नहीं करें। बड़ा पैमाना ये नहीं है, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ये है कि हमें हमारी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग सुधारनी है। तो यानी कि ओनली टू ऑप्शन बी। व्हाई डज द इंडियन टीम्स रेजिलियंस प्ले अ क्रूशल रोल इन द अपकमिंग टेस्ट सीरीज। बोल रहे इंडियन टीम का जो दृढ़ निश्चय था वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है अपकमिंग टेस्ट सीरीज में। क्योंकि इस रेजिलियंस की वजह से उन्होंने कई दफ़ा खराब परिस्थितियों को भी ओवरटर्न किया है, और जो हमारी टीम है वो अच्छा रिप्रेजेंटेशन, अच्छा प्ले वहाँ पे गेम दिखा सकती है, राइट। द टीम हैज़ ओवरकम एडवर्सिटीज इन प्रीवियस टूर्स। करेक्ट है, कि पहले भी ऐसा हुआ है जब कुछ परिस्थितियां विषम थी बट उनको हमने ओवरकम कर लिया। करेक्ट। देयर आर इंजरी कंसर्न्स फॉर की प्लेयर्स लाइक शुभमन गिल। तो उनके लिए इंजरी कंसर्न्स हैं, लेकिन उससे हमारी टीम के रेजिलियंस का कैसे पता चलता है? नहीं पता चलता ना। इनकरेक्ट है। रेगुलर स्किपर रोहित शर्मा इज अनअवेलेबल फॉर द फर्स्ट टेस्ट। इससे भी हमारी टीम की रेजिलियंस का नहीं पता चलता कि वो पहले टेस्ट में अगर नहीं खेलेंगे तो उससे हमारी टीम के दृढ़ निश्चय का, हमारी टीम के गिर के उठने का कैसे पता चल रहा है। इंडियाज पास्ट सीरीज विंस इन ऑस्ट्रेलिया हैव गिवन देम कॉन्फिडेंस। क्योंकि पास्ट में भी हिंदुस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में जीत हासिल करी है और ख़राब परिस्थितियों के बावजूद करी है, तो उससे हमारी टीम के अंदर कॉन्फिडेंस है। ठीक है, और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है हमें हल्के में नहीं ले रही है। ठीक है, वो इस बात को ज़्यादा चेयर अप नहीं करी कि हाल फिलहाल में इंडिया न्यूजीलैंड से हारा है, क्योंकि उनको पता है कि हम में इतनी काबिलियत है, या हमारी जो पहले भी टीम के ऐसे हालात हुए हैं कई बार कि हमने पूरे के पूरे मैच को ओवरटर्न किया हुआ है। यानी कि फर्स्ट और फोर्थ इज करेक्ट, फर्स्ट एंड टू, टू एंड थ्री, वन एंड फोर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। What is the main concern for the Indian cricket team heading into the series against Australia? इंडियन क्रिकेट टीम के लिए सबसे बड़ा कंसर्न क्या है, चिंता का विषय क्या है? चलिए, जसप्रीत बुमराह फिटनेस एंड बॉलिंग फॉर्म। तो जसप्रीत बुमराह की फिटनेस और बॉलिंग फॉर्म इकलौता कंसर्न नहीं है, हालांकि उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी, ये भी कंसर्न है। ठीक है, चिंता की बात है कि उनकी बॉलिंग फॉर्म अच्छी होनी चाहिए, उनकी फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, ये कंसर्न है, लेकिन केवल इकलौता कंसर्न नहीं है। ठीक है। पुअर रीसेंट परफॉर्मेंसेस बाय सीनियर प्लेयर्स इन टेस्ट, कि हाल फिलहाल में जो सीनियर प्लेयर्स हैं उन्होंने टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, ये इंडियन क्रिकेट के लिए काफ़ी चिंता की बात है। करेक्ट है। और फ्रेजाइल बैटिंग लाइनअप अगेंस्ट स्पिन, इनकरेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया स्ट्रॉन्ग पोजिशन इन द WTC रैंकिंग। अब कोई टीम अगर हमसे आगे है रैंकिंग में, तो क्या हम डर के उसके सामने खेलेंगे? नहीं खेलेंगे ना हम, और उसी गर्मजोशी के साथ में, उसी मेहनत के साथ में, लगन के साथ में खेलेंगे जिसके साथ में बाकी टीम्स के अगेंस्ट में खेलते, शायद उससे ज़्यादा ही मेहनत करेंगे। तो इससे हम डर तो नहीं रहे। इनकरेक्ट है। यानी कि कंसर्न क्या है? जसप्रीत बुमराह की फिटनेस और सीनियर प्लेयर्स का खराब प्रदर्शन। फर्स्ट एंड टू, ऑप्शन ए इज करेक्ट। What can be inferred about India's preparation for the Border Gavaskar Trophy series? हिंदुस्तान की कैसे प्रिपरेशन है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी सीरीज के लिए? इंडिया इज फेसिंग चैलेंजेस ड्यू टू इंजरीज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ की प्लेयर्स। करेक्ट है, रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं है, शुभमन गिल इंजर्ड है, शामी इंजर्ड है, वो इंजरी से रिकवर कर रहे हैं, और ऐसे इसी तरीके से प्लेयर्स कुछ फॉर्म में नहीं है या फिर कुछ अनअवेलेबल है या इंजरी से जूझ रहे हैं। India's confidence is boosted by its past performances in Australia. करेक्ट है, हिंदुस्तान ने जो पास्ट में अच्छा प्रदर्शन किया है ऑस्ट्रेलिया में, उससे हिंदुस्तान का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है। द टीम इज हेविली रिलायंट ऑन जसप्रीत बुमराह परफॉर्मेंस। ये भी करेक्ट है कि जसप्रीत बुमराह की परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार रहेगा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। द इंक्लूजन ऑफ इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स में वीकन इंडियाज चांसेस। अब अगर इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स को मौका नहीं मिलेगा तो वो अपने आप को साबित कैसे करेंगे और उनको एक्सपीरियंस कैसे होगा, राइट। तो हमेशा ये होना ही चाहिए कि टीम में एक ना एक इनएक्सपीरियंस प्लेयर या फिर नया प्लेयर हो जिसको मौका दिया जाए। तो यहाँ पे ये कोई चांस नहीं है कमज़ोर होने का। यानी कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Why might the Australian cricket team feel unsettled about the upcoming series? ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम जो है आने वाली सीरीज के लिए चिंता में क्यों हो सकती है? क्योंकि हिंदुस्तान की काबिलियत का उनको पता है कि हमारे पास रेजिलियंस है। न्यूजीलैंड से सीरीज हारना
डजंट मीन कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा इजीली या हमने गिव अप कर दिया है इजीली। दूसरा उनका कंसर्न ये है कि अगर तो हम कोई स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बना दिए तो भी उनके लिए परेशानी हो जाएगी, राइट। चलिए देखते हैं। इंडिया हैज शोन रेजिलियंस इन ओवरकमिंग एडवर्सिटीज इन पास्ट टूर्स, करेक्ट है। द एब्सेंस ऑफ मोहम्मद शामी कुड रिड्यूस इंडियाज बॉलिंग स्ट्रेंथ, तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए अनसेटलिंग बात तो नहीं होगी, तो उनके लिए खुशी की बात होगी ना, तो ये इनकरेक्ट है। India's ability to form a strong partnerships despite challenges, करेक्ट है, ये भी चिंता का विषय है उनके लिए। Australia's recent loss to New Zealand raises concern about their form, तो ऑस्ट्रेलिया ने का रिसेंटली लॉस नहीं हुआ है न्यूजीलैंड के हाथों में, जो रिसेंट मैच हुआ है वो इंडिया का हुआ है और इंडिया हारी है रिसेंटली। और ये जो है इंडिया की फॉर्म के बारे में कंसर्न खड़ा करता है, ना कि ऑस्ट्रेलिया की फॉर्म के बारे में। और डिस्पाइट इसके कि इंडिया न्यूजीलैंड से हारा है, ऑस्ट्रेलिया इसको भी एज अ कोई विक्ट्री या फिर कोई ऐसा नहीं देख रहा कि भाई अब हमें चिंता करने की बात नहीं है। इसके बावजूद भी वो कंसर्न्ड है क्योंकि उसको पता है टेबल टर्न हो सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन बी में आ रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Sachin Tendulkar was an indispensable member of the Indian cricket team in his days. अब सिनोनिम बताना है indispensable। indispensable का मतलब होता है अनिवार्य, कोई ऐसी चीज जिसको आप टाल नहीं सकते, ठीक है, जिसको आप साइडलाइन नहीं कर सकते, उसके बिना वो संभव नहीं है। तो हमें पता है कि जब सचिन तेंदुलकर खेलते थे तो उस समय पे अगर उनको इंजरी नहीं लगी है ना, किसी तरीके से वो चोटिल नहीं है, घायल नहीं है, रिकवरी नहीं कर रहे हैं, तो वो टीम का हिस्सा होंगे ही होंगे, चाहे वो 0 पर आउट हो, चाहे वो 100 बनाए, चाहे वो 4 रन बनाए, वो टीम का हिस्सा थे ही थे, ठीक है। जब तक वो खेले तब तक वो टीम का हिस्सा रहे, अदर दैन कोई इंजरी के एवज हो, तो उसके बावजूद उसके अलावा और कभी भी वो टीम से बाहर हुए नहीं, फॉर्म को लेके या खराब परफॉर्मेंस को लेके, ठीक है। तो इनडिस्पेंसेबल मतलब अनभिज्ञ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, बेहद एसेंशियल। तो फर्स्ट है असेंशियल, जो कि मतलब बताता है बेहद बेहद इंपॉर्टेंट का। ऑप्शनल, ऑप्शनल मतलब वैकल्पिक, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो ये तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। मोटिवेशनल, मोटिवेशनल मतलब प्रेरणादायक। और फंक्शनल मतलब जो कार्य कर सके, जो वर्क कर सके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए असेंशियल इज करेक्ट। At times, David behaves in a very obdurate manner to kids. Obdurate का मतलब होता है बहुत ही हठ करने वाला, बहुत ही स्टबन। तो क्या बोल रहे, कई दफ़ा डेविड जो है बच्चों के साथ में बहुत ही स्टबन तरीके से, बहुत ही हठी तरीके का व्यवहार करता है। अब इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग स्टबन होता है, ऑब्डुरेट का मतलब, तो फर्स्ट है ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी। एनवियस, एनवियस का मतलब होता है ईर्ष्यालु। एमायबल मतलब मिलनसार, और ट्रस्टिंग विश्वास करने योग्य, भरोसेमंद। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ऑब्स्टिनेट इज करेक्ट। Definitions of dash are subjective to various interpretations. Definitions of dash किस चीज़ की व्याख्या बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। सोवरेनिटी, सोवरेनिटी का मतलब होता है सर्वोच्च सत्ता का या फिर कोई अधिकार की बात कर रहे हैं ना, कि हमारा देश है तो इस पर हमारा ही शासन होगा, कोई दूसरा तो आके इस पर कंट्रोल नहीं करेगा, राइट, ना ही हमारे मसले में इंटरफेयर करेगा, वो क्या सोवरेनिटी। तो सोवरेनिटी की स्पेलिंग क्या होता है, SOVEREIGNTY, सोवरेनिटी। तो यानी कि SOVEREIGNTY, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ही वॉज गिवन अ रिवॉर्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द गवर्नर, तो गवर्नर के द्वारा इस्तेमाल उसको रिवॉर्ड दिया गया, उसके जो भी यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, जो भी उसका योगदान रहा उसके लिए। तो बाय किसके बाद में क्या आ रहा है, बाय के बाद में द गवर्नर, तो ये क्या होगा हमारा सब्जेक्ट, द गवर्नर। उसने क्या दिया, रिवॉर्ड दिया, तो गेव किसको दिया, ही का बन जाएगा हिम। द गवर्नर गेव हिम अ रिवॉर्ड for his contribution. The governor gave him a reward for his contribution. A is correct. Rewarded by the governor as he contributed along. Incorrect है. For his contribution he was rewarded by the governor. Incorrect है.
द गवर्नर रिवॉर्डेड हिम, बाकी इसमें प्रपोजिशन कंजंक्शन सब गायब कर दिए गए, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट, द गवर्नर गेव हिम अ रिवॉर्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। फर्स्ट है एडमिट। एडमिट का मतलब होता है कुछ स्वीकार करना, अटेम्प्ट प्रयास करना, गिल्टी किसी चीज का दोषी, और अग्री मतलब स्वीकार करना। तो यहाँ पे अटेम्प्ट की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, प्रयास करने के ए डबल टी आता है, ए डबल टी ई एम पी टी, अटेम्प्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इट रेगुलेट्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल बॉडी ऑर्गन्स, ये संचालित करता है, जांच रखता है किसका, जो भी कार्य प्रणाली है सभी बॉडी पार्ट्स की, बॉडी ऑर्गन्स की, उसके ऊपर। एंड प्रोटेक्ट द बॉडी एंड माइंड फ्रॉम बिकमिंग अनबैलेंस्ड, और हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को ये प्रोटेक्ट करता है, बचाता है कि वो अनबैलेंस ना हो जाए एज अ रिजल्ट ऑफ नेगेटिव सर्कमस्टांसेस एंड अनहेल्दी लाइफस्टाइल। किसके परिणाम स्वरूप? नेगेटिव सर्कमस्टांसेस, खराब परिस्थितियां या विषम परिस्थितियां, या फिर अनहेल्दी लाइफस्टाइल के परिणाम स्वरूप। इट ओनली रिक्वायर, अब इट बोला गया, इट क्या है हमें तो पता नहीं चल रहा है, इट इट बोल रहे हैं, इट बोल रहे हैं, इट किसको, किसी चीज को रेफर कर रहा होगा ना, इट किसी चीज को बता रहा होगा कि ये चीज है जो रेगुलेट करती है, यानी कि ए बी और सी डी जो है हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकते, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट बचा क्या, सी बचा। It only requires frequent practice of the proper body motions and breathing techniques. इसमें केवल फ्रीक्वेंट मतलब लगातार बहुत बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्रॉपर बॉडी मोशंस की, कि शरीर को किस तरीके से हिलाना है, किस तरीके से उसको मूव करना है, उसकी बात कर रहे हैं। और ब्रीदिंग टेक्निक्स, सांस किस तरीके से लेना है, उसकी टेक्निक्स के बारे में आपको निरंतर या बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इससे हम समझ पा रहे हैं कि योग से जुड़ा हुआ या एक्सरसाइज से जुड़ा हुआ कुछ चीज़ है। द फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ योगा कैन बी इंजॉयड फॉर अ लाइफ टाइम विदाउट रिस्क ऑफ इंजरी। बोल रहे हैं जो योग है उसके जो फिजिकल बेनिफिट्स हैं उनको हम इंजॉय कर सकते हैं, जीवन पर्यायत हम उसको इंजॉय कर सकते हैं बिना इंजरी के, रिस्क के। इट रेगुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द बॉडी एंड द इंटेलेक्ट एंड द स्पिरिट। ये रेगुलेट करता है, क्या चीज़ रेगुलेट करता है मतलब चलायमान रखता है, गतिमान रखता है या नियंत्रित करता है जो रिश्ता है हमारे शरीर के, हमारे दिमाग के और हमारे जो एक इंटेलेक्ट है, ज्ञान है, सोचने समझने की शक्ति है उसके बीच में, और हमारी आत्मा के बीच में। तो सी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा क्योंकि यहाँ पे योगा को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो सी फर्स्ट है। इसके बाद में आएगा कि इसमें केवल हमें कुछ प्रॉपर बॉडी मोशंस की या फिर ब्रीदिंग टेक्निक्स की प्रैक्टिस करनी होती है, सेकंड। थर्ड पॉइंट आएगा कि ये रेगुलेट करता है हमारे बॉडी माइंड और इंटेलेक्ट के रिलेशनशिप को, बॉडी इंटेलेक्ट और स्पिरिट के रिलेशनशिप को। और फोर्थ पॉइंट आएगा कि ये हमारे शरीर के सभी अंगों का, ऑर्गन्स का रेगुलेशन करता है, राइट। तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है, सी बी डी ए। सी से देखो, वैसे तो अगर हम देख लेते कि सी से केवल एक ही स्टेटमेंट ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। डीलिंग विथ थिंग्स इन अ प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल वे। अगर आप कोई चीज़ से बड़ा ही प्रैक्टिकल तरीके से, बड़ा ही सूझबूझ के साथ में डील करते हैं, तो आप क्या है, आप क्या कर रहे हैं, स्केप्टिक है। स्केप्टिक मतलब संदेहवादी हैं। प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक मतलब आप चीज़ों से अच्छे से डील कर रहे हैं सेंसिबल तरीके से। सिनिक, सिनिक मतलब किसी चीज़ के निंदक हैं। और स्टोइक मतलब धैर्यवान है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी प्रैग्मेटिक इज करेक्ट। दीपक is studying BTech at IIT Delhi to become the engineer. दीपक IIT दिल्ली से इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियर बनने के लिए बीटेक की स्टडी कर रहा है। तो द इंजीनियर की बजाय क्या आएगा, एन इंजीनियर। एक इंजीनियर बनना चाहता है ना, वो कोई पर्टिकुलर इंजीनियर थोड़ी बनना चाहता है कि यही इंजीनियर बनना है, नहीं, वो एक इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा है। दीपक इज स्टडिंग बीटेक एट IIT दिल्ली टू बिकम एन इंजीनियर। तो द इंजीनियर की बजाय एन इंजीनियर आएगा, ऑप्शन सी में एरर है। मास्टर सैम इज द हैवीएस्ट बॉय इन ग्रेड 12। जब हैवीएस्ट बता रहे हैं यानी कि सर्वोपरि बता रहे हैं, सबसे ज़्यादा हैवी है, ग्रेड 12 में सबसे ज़्यादा हैवी मास्टर सैम है, ठीक है। तो उसके साथ में अ नहीं आएगा, द आएगा। जब सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे तब अ नहीं आएगा, द आएगा। इज दी हैवीएस्ट, सबसे ज़्यादा, द हैवीएस्ट। ऑप्शन ए में एरर है।
Sharat is always dash about showing up for work because he believes that tardiness gets us nowhere. बोल रहे हैं शरद जो है अक्सर डैश करता है काम पे जाने के लिए, काम पे मौजूद होने के लिए, क्योंकि उसका मानना है कि अगर हम लेट होते हैं, टार्डीनेस मतलब लेट लतीफ़ी जो है वो हमें कहीं लेके नहीं जाएगी। ड्राउजी, ड्राउजी मतलब एक तरीके से उन नींद में होना या फिर थोड़ा निद्रा का भाव आना। सिलेक्टिव, सिलेक्टिव मतलब किसी चीज़ को चूज करना, ठीक है, चुनाव करना। पेशेंट, धैर्यवान। और पंक्चुअल, पंक्चुअल मतलब एकदम वक्त का पाबंद। तो यहाँ पे शरद जो है वो अक्सर वर्क पे जाने के लिए, काम पे जाने के लिए वक्त का पाबंद रहता है, क्योंकि उसका मानना है कि अगर आप आलस करेंगे या फिर आप चीज़ों को टालेंगे तो वो आपको कहीं नहीं लेके जाएगा, यानी कि आप उससे सफल नहीं हो सकते। तो ये भी आप अपने मोटिवेशन में डाल सकते हैं कि भाई अगर आप आलस करेंगे या आप पंक्चुअल नहीं होंगे तो आप सफल नहीं होंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। दैट विच इज़ नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, कोई ऐसी चीज़ जो अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है या अब एग्जिस्ट नहीं करती, उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट है एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट मतलब जो बिल्कुल विनाश हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट किया हुआ। वैनिश्ड, वैनिश मतलब गायब। और रिमूव मतलब हटाया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए एक्सटिंक्ट इज करेक्ट। रीना हैज़ नॉट येट लर्नड हाउ टू स्ट्रेटन अप एंड फ्लाई राइट। अब नीना ने अभी तक नहीं सीखा। अब क्या नहीं सीखा? कि सीधे हो जाओ और फ्लाई राइट करो, यानी कि अपने गलत व्यवहार को ठीक करो और अपने गलत व्यवहार को जांचो और ठीक करो और गंभीरता से काम करो। ये चीज़ उसने अभी तक नहीं सीखी। तो फॉरगेट द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स, दूसरों के गलत कार्य को भूल जाओ, इनकरेक्ट। रिमेंबर द पास्ट एंड प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, की अपनी गलतियों को याद रखो और आगे के लिए, मतलब पास्ट की बातों को याद रखो और आगे फ्यूचर के लिए तैयारी करो, इनकरेक्ट। इम्प्रूव हर अब्सर्ड बिहेवियर एंड एक्ट सीरियसली, बिल्कुल करेक्ट है। अपने गलत व्यवहार को सुधारो और सीरियसली, धैर्यवान तरीके से, सूझबूझ के साथ में काम करो। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का एंटोनिम बताना। हॉस्टाइल का मतलब होता है बड़ा ही शत्रुपूर्ण। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्रेंडली। फर्स्ट है डाउटफुल, डाउटफुल का मतलब होता है जो संदिग्ध है। इनकोहरेंट मतलब जो कि अनक्लियर है, कंफ्यूजिंग है। ईगर, ईगर मतलब उत्सुक। और फ्रेंडली मतलब मिलनसार या दोस्ताना भरा। सो ऑप्शन डी फ्रेंडली इज करेक्ट एंटोनिम फॉर हॉस्टाइल। कैस्केड, कैस्केड का मतलब होता है एक छोटा सा झरना। गलियारा होता है जो पूरी तरीके से कवर्ड हो। जैसे अगर हैरी पॉटर मूवी किसने देखी है तो उसमें वो जो गलियारा था जो पूरी तरीके से कवर्ड था, पुरानी जो बिल्डिंग्स होती थी, पुराने मकान होते थे, उसमें जो गलियारा जो पूरी तरीके से कवर्ड होता था, बिल्डिंग के अंदर ही जो गलियारा होता था उसको आर्केड बोलते हैं। गार्डन, गार्डन मतलब जहाँ पे फूल पौधे वगैरह उगाए जाते हैं, बगीचा। क्रिटिसाइज मतलब निंदा करने वाला या आलोचना करना। वाटरफॉल मतलब झरना। तो कास्केड भी वाटरफॉल ही होता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। वी हैव टू से लिटिल टू इन दिस मैनर, कि हमें इस मसले में थोड़ा ही बोलना चाहिए। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना, तो से करना मतलब क्या है? वर्ब है हमारा। लिटिल इन दिस मैनर यानी कि क्या हो जाएगा? लिटिल हैज टू बी सेड इन दिस मैनर। अब हमें बोलना चाहिए तो वो जाहिर बात है कि हमें ही बोलना चाहिए। लिटिल हैज टू बी सेड इन दिस मैनर। इन दिस मैटर लिटिल इज टू बी सेड, इज नहीं आएगा, कार्य पास से चल रहा है, ठीक है, तो पास पार्टिसिपल फॉर्म आएगा। लिटिल हैड टू बी सेड इन दिस मैनर, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे हैड नहीं आएगा, हैज आना चाहिए, इनकरेक्ट हो जाता है। इन दिस मैटर लिटिल मस्ट बी सेड, कि इसमें कम ही बोलना चाहिए, इनकरेक्ट है। लिटिल हैज टू बी सेड इन दिस मैटर, ऑप्शन डी। is created or choreographed and performed according dash the tenets of the नाट्य शास्त्र is called classical dance। बोल रहे हैं कोई डांस जिसको कि क्रिएट किया गया हो या कोरियोग्राफ किया गया हो, किसके द्वारा? टेनेट्स। क्या होते हैं टेनेट्स? प्रिंसिपल या बिलीफ या फिर जो मॉरल वैल्यूज हैं, किसके? नाट्य शास्त्र की कलाओं के अनुसार जिसको कोरियोग्राफ किया हो या परफॉर्म किया गया हो उसको हम क्लासिकल डांस कहते हैं। The two broad dash of classical dance are the Tandav and the Isya। I hope I am pronouncing it right। बोल रहे हैं कि जो दो बड़े फॉर्म हो सकते हैं, बड़े डिवीजन हो सकते हैं क्लासिकल डांस के, उनमें से एक है तांडव और दूसरा है यस्या।
पावर एंड फोर्स आर टिपिकल ऑफ द तांडव। अब तांडव में बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा फोर्स होता है, और वहीं ग्रेस और डेलिकेसी, ग्रेस मतलब बहुत अदाएं, बहुत शालीनता, ये सब जो है किसका, ईर्ष्या का पार्ट है। तांडव इज डैश विद शिवा, तांडव जो है शिव से रिलेटेड है। ईर्ष्या विद पार्वती, जो ईर्ष्या है वो पार्वती से जुड़ा हुआ है। डांस विच इज प्योर मूवमेंट इज कॉल्ड नृत्य, एक ऐसा डांस जिसमें सिर्फ मूवमेंट्स हों उसको हम नृत्य कहते हैं। डांस विच इज डैश इज इन नेचर इज कॉल्ड नृत्या। अच्छा, नृत्या और नृत्या, तो जो दूसरा डांस है जिसमें डैश हो नेचर में, जिसके नेचर में डैश हो, उसको हम नृत्य कहते हैं। A dancer in the classical tradition has to have years of training before he or she can begin to perform on stage. अब कोई भी डांसर है अगर क्लासिकल ट्रेडिशन का है, क्लासिकल डांस कर रहा है, तो उसको कई सालों का अभ्यास करना पड़ता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है इससे पहले कि वो स्टेज पे परफॉर्मेंस दे सके। The four main dash of classical dancing in India are, the four main forms हो सकते हैं, तो जो चार मुख्य फॉर्म्स हैं, कलाएं हैं डांसिंग की इंडिया में, वो है भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, कथक। तो बोल रहे हैं ये भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी और कथक है। भरतनाट्यम इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। भरतनाट्यम जो है वो सबसे पुराना डांस फॉर्म है इंडिया का। Dance which is created or choreographed and performed according to the tenets, according to, according with, according of और according for। तो according of और according for नहीं आएगा, according to, किसी चीज़ के अनुरूप की बात करना कि उसके अनुरूप अगर परफॉर्म किया जाए तो according to आएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द टू ब्रॉड डैश ऑफ क्लासिकल डांस, एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट्स मतलब पहलू, तो दो मुख्य पहलू जो है इसके उसी की बात की जा रही है। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मतलब जो एक मापदंड है या मानक है। ऑप्शंस, ऑप्शंस मतलब दो ऑप्शंस हैं आपके पास में, तो दो ऑप्शन नहीं है, दो वर्ग हैं उसके, ठीक है। डिस्प्ले, डिस्प्ले मतलब जो दिखाई दे रहा है, तो दो दो मुख्य एस्पेक्ट्स, पहलू की बात की जा रही है। तांडव इज डैश विद शिवा। रेनोवेट, रेनोवेट मतलब किसी चीज को पुनर्नया करना, नवीनीकरण करना। फ्लरिश, फ्लरिश मतलब फलना फूलना। इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन देना, जानकारी देना। एसोसिएटेड मतलब उससे लिंक्ड है, उससे कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, शिव से कनेक्टेड है तांडव। डांस विच इज प्योर मूवमेंट इज कॉल्ड नृत्य, एंड डांस विच इज डैश इज इन नेचर इज कॉल्ड नृत्य। तो डांस जिसमें केवल मूवमेंट्स उसको नृत्य बोलते हैं, और दूसरा जो है हैपहजार्ड, हैपहजार्ड मतलब अव्यवस्थित तरीके से। कोमोडियस, कोमोडियस का मतलब होता है सुविधाजनक। इंटरप्रेटिव, इंटरप्रेटिव मतलब जिसका आप अंदर से कुछ तात्पर्य, कुछ मीनिंग निकाल सकें, उसको हम नृत्य कहते हैं। वेजिटेटिव, वेजिटेटिव का मतलब होता है सब्जियां, फल, पौधे, तो यहाँ पे इंटरसेप्टिव, ऑप्शन सी इज करेक्ट। The four main dash of classical dance in India are भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, कथक। तो जो चार मुख्य डांस फॉर्म्स हैं। फंक्शन, फंक्शन मतलब उसके जो उद्देश्य हैं। स्कूल, स्कूल्स मतलब जो क्लासिकल डांस या क्लासिकल म्यूजिक होता है उसको कुछ कैटेगरीज में, वर्गीकरणों में डिफाइन किया जाता है। तो वो कला के अनुसार कि किस जगह की क्या कला फेमस है या कौन इसके टीचर्स या स्कॉलर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग वो स्कूल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो फोर मेन स्कूल्स जो हैं क्लासिकल डांसिंग के हिंदुस्तान में, ऑप्शन बी स्कूल्स इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।